वीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं वीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कॉन्वर्जेशन पे, इस वार्तालाप पे बात करने के लिए मिहिर वोरा साहब। इन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैक्स लाइफ के सीईओ हैं। मिहिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। मिहिर, काफी दर्शक ये समझना चाहेंगे कि आपके नजरिए से इक्विटी मार्केट्स फिलहाल, हम थोड़ा डेट पे भी बात करेंगे, बट इक्विटी मार्केट्स फिलहाल कैसे पॉइज्ड हैं? क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में थोड़ी एफआई बाइंग भी शुरू हुई है, मार्केट्स ने भी थोड़ा संभल लिया है। क्या हम अभी नोमैन्स लैंड में हैं या हम बुलिश ट्रेंड में हैं, या आप थोड़े सर्कमस्पेक्ट हैं मार्केट्स को लेकर? देखिए, अगर हम ग्रोथ की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट है, इक्विटीज हैं, वो कंपनीज हैं, और कंपनीज के स्टॉक्स है वो हमेशा ग्रोथ चाहती है। तो ये जो ग्रोथ होती है वो जीडीपी, हमारे जो इकोनॉमी के ग्रोथ से लिंक्ड होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं अगर बात करूं तो हमारा ये व्यू है कि जो हमारी लोकल सिचुएशन है, डोमेस्टिक सिचुएशन है इंडिया की, वो वैश्विक ग्लोबल सिचुएशन से बेटर है। सो मुझे हमें ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2 या 3% तक हो सकता है, लेकिन जो लोकल ग्रोथ है हमारी वो 6% भी हो सकती है, काफी ज्यादा है ग्लोबल ग्रोथ से। यूरोप तो ऑफ कोर्स 0% या 1% पे ही ग्रो करेगा। यूएस शायद 3% से ग्रो करेगा, 2.5-3%, 2.5% पे ग्रो करेगा। तो इंडिया की हम सिचुएशन देखें तो कोई भी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, उससे काफी बेटर है। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर 6% हमारा ग्रोथ आता है, तो ओवरऑल जो कंपनीज के हमारे प्रॉफिट्स हैं वो करीबन 15 से 17% ग्रो करेंगे। जो FY 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। उसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान है ग्रोथ का, वो फाइनेंशियल्स और बैंकिंग से आएगा, आईटी से आएगा, और जो लोकल जो कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज है उससे आएगा। तो हमें ये लग रहा है कि वैल्यूएशंस अभी जो जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, उस तरह से जो ओवरऑल लार्ज कैप स्टॉक्स है उनके वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव नहीं है, महंगे नहीं है। तो एक अच्छा ग्रोथ है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है। तो मेरे ख्याल से अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू लेके इंडिया के जो लार्ज कैप्स है उसमें इन्वेस्ट करें तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। मीर जी, ये आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली। हमने हमने थोड़े टाइम पहले एक एनालिस्ट से बात करी थी, जेपी मॉर्गन के, जिन्होंने बताया कि भाई भारत में मिड कैप्स सारे बेच दो, क्योंकि लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है, मिड कैप्स में ज्यादा गेन्स नहीं आएंगे, लार्ज कैप्स में फोकस रहिए। मैं आज आपको भी सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप में फोकस रहिए। तो क्या इन्वेस्टर्स को, क्या दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा निवेश लार्ज कैप फंड्स और लार्ज कैप पॉलिसीज और लार्ज कैप स्टॉक्स में करना चाहिए नियर टर्म में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने भी कहा, ग्लोबल सिचुएशन अभी भी अनिश्चित है। यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स, फेडरल रिजर्व है, वो अभी भी लिक्विडिटी टाइट करने की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे एफआईआई फ्लोज पे इम्पैक्ट आ सकती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एफआईआई के फ्लो में इससे इम्पैक्ट आ सकती है। तो इस अनिश्चित परिस्थिति में जो लार्ज कैप्स है उसमें हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन और जो रिस्क रिटर्न का जो रिवॉर्ड बैलेंस है वो बेटर है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ये कहूंगा कि अगर आपके पास क्षमता है स्टॉक पिकिंग करने की, आपके पास कोई एडिशनल इंसाइट है कोई स्टॉक या सेक्टर में, तो जरूर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्योंकि हमारे पास 3-4 हजार लिस्टेड स्टॉक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 50 में ही अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। बट उसके लिए फिर आपकी एक्सपर्टीज या आपकी जो एडवाइजर है या पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसकी एक्सपर्टीज की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, समझ गया। अब मुझे एक बात बताएं आप, हम 19,000 पे थे तभी भी भारत 6% या 7% ग्रो करने वाला था। तभी भी भारत अन्य देशों से काफी ज्यादा कर रहा था। डावोस में देखा कि भाई भारत ही भारत की चर्चा हो रही थी। फिर भी हम 1500 पॉइंट करीब करीब निफ्टी में गिरावट हमने देखी थी। तो क्या ये 18,000 के लेवल पे जहां पे हम लोग फिलहाल हैं, क्या यहाँ पे भारतीय मार्केट एक्सपेंसिव है और गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या आपको लगता है कि ये वैल्यूएशन वाइज ये ठीक ठाक है? वैल्यूएशन वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें वैल्यूएशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये जो आप 1500 पॉइंट कह रहे हैं वो तो 10% से भी कम फॉल हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग।
तो मार्केट का तो ये स्वभाव ही है कि 10 क्या 20% की भी प्लस माइनस हो जाती है बिना कोई रीजन के। टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, सेंटिमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कभी कोई पॉलिटिकल रिस्क आ गया तो पैनिक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 10-15% की वॉलेटिलिटी तो ये एसेट क्लास जो है उसकी उसके स्वभाव में है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये देखना है कि हाँ, अगर 30% या 40% का फॉल आ सकता है, वो मुझे नहीं दिख रहा। तो अगर इस तरह की जो 5-7-10% की वॉलेटिलिटी हम सह सकते हैं, तो ही हमें ये एसेट क्लास में रहना चाहिए। और हमने देखा है 5 या 10 साल के व्यू से अगर हम लेके चलें तो इंडिया ने टिपिकली 10 से 15% के कंपाउंडेड रिटर्न्स तो दे ही दिए हैं। इनफैक्ट वाइल चाइना हम कहते हैं कि बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई है, सबसे सबसे तेज ग्रो करी है लास्ट 20 साल में एज ए इकोनॉमी, लेकिन चाइना के स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए। इंडिया ने चाइना से कम ग्रो किया है, लेकिन इंडिया की स्टॉक मार्केट है वो बेस्ट परफॉर्मिंग है इन द लॉन्ग टर्म। तो ये हमें हम्म। देखना है कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, हमारी जो कंपनीज है, वो काफी एफिशिएंटली रन है, और लॉन्ग टर्म में ये वैल्यू डिलीवर करती है। हम्म। दर्शक, ये आप बात बराबर समझे। 5 से 10% का फॉल कभी भी आ सकता है, और 18,000 के लेवल पे 10% मतलब 1800 पॉइंट निफ्टी पे, या सेंसेक्स पे 60,000 के लेवल पे, मतलब काफी 12,000 पॉइंट। तो आप ऐसे फॉल्स आए तो आप डरे ना। ये मिहिर जी ये कह रहे हैं, ये एसेट क्लास का ये नेचर है कि वो ये ऊपर नीचे करता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म गेन्स आते रहेंगे। मिहिर, एक बात बताएं, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। मेरे आखिरी 2 या 3 सवाल कि चाइना ने इकोनॉमी ग्रो करी है लेकिन मार्केट में रिटर्न नहीं आए हैं, बट इंडिया में शायद इतनी ग्रोथ नहीं है लेकिन मार्केट के रिटर्न आए हैं। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? पार्ट 1। और उसके लगते ही एक सवाल कि क्या आपको लगता है कि ये जो भारतीय परफॉर्मेंस है वो चालू रहेगी? क्योंकि काफी दर्शकों ने सुना होगा ऑफ लेट कि भाई चाइना ने 2022 में कोई रिटर्न नहीं दिए हैं, तो अभी सब लोग चाइना की तरफ जा रहे हैं और भारत को छोड़ के जा रहे हैं। तो आपका क्या इस पे क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना की ये है कि वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ना उनकी अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी है, ना डिस्क्लोजर में ट्रांसपेरेंसी है, ना उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी है। उनकी गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है कंट्रोल और ग्रोथ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कंट्रोल नहीं है और अगर ग्रोथ डिलीवर नहीं किया, तो इतने 140 करोड़ लोग को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उनका मेन उद्देश्य है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, मे नॉट सबसे ज्यादा वेजेस ना दे, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्रिएट करें कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सके। और वो उन्होंने करके दिखाया है। चाइना अब दुनिया का प्रोडक्शन बेस बन गया है, 50% से ज्यादा गुड्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। तो वो उन्होंने करके दिखाया क्योंकि उनके पास आयन हैंड से डील करने की कैपेसिटी है। उनको अगर कोई डिसाइड करता है टॉप लेवल पे कि यहाँ पे ये फैक्ट्री बनेगी, तो 1 साल में बन जाती है, क्योंकि वहां पे जमीन गवर्नमेंट खरीद सकती है, लोगों को निकाल सकती है, सारी परमिशंस दे सकती है विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है, डेमोक्रेसी है, तो थोड़ा धीरे से चलता है काम। तो मेरे ख्याल से एक तरफ से जहां पे चाइना ने डिलीवर किया है ऑन द फिजिकल फ्रंट, लेकिन वहां पे स्टॉक मार्केट्स के रिटर्न नहीं आए क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट्स नहीं था। जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं थे, वो पॉलिटिकल और ग्रोथ के डिसीजंस थे। हमारे यहाँ पे हमारी जो कॉर्पोरेट्स है वो प्राइवेटली ओन्ड है, दे हैव टू बी आंसरेबल टू शेयर होल्डर्स। तो इसकी वजह से जो कॉर्पोरेट डिसीजन होते हैं वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये इकोनॉमिकली हम्म। पॉजिटिव डिसीजन होते हैं इन द लॉन्ग टर्म। तो ये डिफरेंस है कि चाइना में सारा स्टेट कंट्रोल्ड है, और इंडिया में हमारा जो है वो ऑन्टरप्रेन्योर कंट्रोल्ड है मार्केट। जी। सुमीर बड़ा साहब, क्या आपको लगता है कि अगर हम 5 साल के बाद बात कर रहे होंगे यही प्लेटफॉर्म पे और यही दर्शक हमें सुन रहे होंगे, तो क्या मार्केट्स के रिटर्न्स काफी काफी हद तक बहुत बेहतर होंगे? क्योंकि 2023 के साल के शुरुआत में काफी लोगों ने हमें बताया कि भाई पहले तो ये टीना फैक्टर हुआ करता था कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, स्टॉक मार्केट्स को छोड़कर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब तो ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। तो निवेशक को क्या करना चाहिए? क्या पूरा ध्यान इक्विटीज में केंद्रित करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया एसेट क्लास है, या डिवर्सिफिकेशन करना चाहिए? डिवर्सिफिकेशन तो हमेशा करना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम 2020 में बात कर रहे होते, तो मेरा आंसर क्लियरली होता कि इक्विटीज में सब ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन करो। ओके। लेकिन क्योंकि क्योंकि तब क्या था कि इक्विटीज की वैल्यूएशन बहुत गिर गई थी कोविड की वजह से, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी काफी काटे थे सेंट्रल बैंक्स ने। तो हमारी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है फॉर एग्जांपल, वो 6% के करीब हो गई थी।
उससे भी थोड़ी लो जाने की उम्मीद थी। तो 6% 10 ईयर बॉन्ड थे, इक्विटी बहुत ज्यादा चीप थी, तो मेरे ख्याल से तब इक्वेशन इक्विटी के फेवर में ज्यादा था। अब हमारे जो 10 ईयर बॉन्ड है वो 7.3 के करीब है, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं। फिक्स डिपॉजिट्स तो और भी बढ़े हैं, बैंक के काफी सारी बैंक जो सेविंग्स बैंक पे भी जो है 6.5-7% भी दे रही है फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। तो अभी जो है वो इक्वेशन थोड़ा और बैलेंस हो गया है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे ज्यादा एलोकेशन इक्विटी को करो, अब थोड़ा फिक्स इनकम में भी अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो उस तरह से हम एसेट एलोकेशन देखते हैं। इवन रियल एस्टेट हम देखें तो रियल एस्टेट ने ऑलमोस्ट 10 साल से परफॉर्म नहीं किया है, फिजिकल हम्म। रियल एस्टेट, चाहे हम रेसिडेंशियल की बात करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें। तो 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये भी हो सकता है कि रियल एस्टेट में भी हमें करेक्शन दिखे और प्राइसेस अपवर्ड मूवमेंट होने शुरू हो जाए। हम देख रहे हैं कि काफी सारी जो स्मॉलर टाउन्स हैं और प्लॉट्स हैं वहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के प्राइसेस जो हैं वो अभी धीरे से बढ़ रहे हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं कहूंगा कि अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी ज्यादा बैलेंस्ड हो गई है, और अपने जो रिस्क एपिटाइट है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है अपने एडवाइजर्स के साथ बैठ के डिसाइड करें कि किस तरह का पोर्टफोलियो बनाए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, और लेकिन आप मानते हैं कि 2027 में या 2028 में अगर हम बात कर रहे होंगे तो एक्विटीज में जो रिटर्न्स हैं वो लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे? वो 5 साल के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और हम क्या कह रहे हैं कि हम अगर 12% भी अज्यूम करें रुपी टर्म्स में रिटर्न्स, तो 6 साल में डबल होता है। हम्म। सो मैं ये कहूंगा कि इक्विटीज डबल होगी 6 साल में, नहीं तो 7 साल में, नहीं तो 5 साल में। लेकिन एक साल होगा जहां पे -15 भी दिखेगा आपको। जो वो उसके लिए आपके तैयार वो रहे, आपके रिस्क एपेटाइट में होना चाहिए। वो उसका रिस्क एपेटाइट में होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने इस कॉन्वर्जेशन में, और इसके लिए और हमारे साथ समय गुजारने के लिए धन्यवाद मिहिर जी। और उम्मीद करते हैं कि आपका साल बहुत अच्छा रहे। आपको भी थैंक यू सो मच।